अक्सर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद पिघलते हुए ग्लेशियर या फिर कुछ साइंटिफिक डेटा, है ना? पर असल कहानी इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी साइंस की उतनी नहीं जितनी राजनीति की है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति की उस अनदेखी राजनीति के बारे में। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक सूखी हुई जमीन नहीं है, ये एक राजनीतिक तबाही का जीता जागता सबूत है। यहाँ कभी एक विशाल फलता फूलता अरल सागर हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ राजनीतिक फैसलों ने इसे एक रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। सोचकर देखिए, वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों का क्या हुआ होगा। उनकी जिंदगी, उनका घर, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गई। इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है ये समझने के लिए कि राजनीति कैसे प्रकृति और इंसानों पर कहर बरपा सकती है। और देखिए, अरल सागर की कहानी अकेली नहीं है। पूरी दुनिया में हमारी धरती एक साथ कई मुश्किलों से जूझ रही है। एक तरफ खेती वाली जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति खो रही है, तो दूसरी तरफ नदियां सूख रही हैं, जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं। ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये सब एक ही बड़ी ग्लोबल पहेली के हिस्से हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सब देखकर मन में कुछ बड़े सवाल उठते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो शायद थोड़े असहज हों लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि इस सब का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां या सरकारें, या फिर कहीं ना कहीं हम सब? और इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा कौन भुगत रहा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बस इन्हीं सवालों के जवाब में छिपी है पर्यावरण की असली राजनीति। और इन सवालों के जवाब हमें सीधा ले जाते हैं एक तरह के ग्लोबल बैटलग्राउंड पर। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल नेगोशिएशंस की। यहां आकर दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ हैं अमीर और औद्योगिक देश, जिन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं विकासशील देश, यानी ग्लोबल साउथ। असली कहानी, असली टकराव यहीं से शुरू होता है। अब देखिए, ये टकराव कोई आज की बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई 1960s में, जब पर्यावरण को लेकर कुछ चिंताएं उठनी शुरू हुईं, पहले धीरे धीरे। फिर 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ जैसी रिपोर्ट्स आईं, जिन्होंने पहली बार खतरे की घंटी बजाई। और फिर आया साल 1992, रियो अर्थ समिट। यहां आकर ये धीमी आवाज एक ग्लोबल धाड़ बन गई, जिसने दुनिया भर के नेताओं को एक टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और रियो में ये नॉर्थ और साउथ का बंटवारा एकदम साफ नजर आया। अमीर देश यानी ग्लोबल नॉर्थ बात कर रहे थे ओजोन लेयर की, ग्लोबल वार्मिंग की, मतलब भविष्य की चिंताओं की। पर ग्लोबल साउथ के लिए मुद्दे कहीं ज्यादा जमीनी थे। उनके लिए पहली प्राथमिकता थी अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। ऐसा लग रहा था मानो दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से बात कर रही हैं। ये कार्टून ना पूरी कहानी बयां कर देता है। ग्लोबल साउथ के देशों का तर्क बहुत सीधा और साफ था। वो कह रहे थे, भाई आपने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर पर्यावरण की परवाह किए बिना खूब तरक्की की, खूब पैसा बनाया, और अब जब हमारी बारी आई है तो आप हमें पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहे हैं। यहां एक गहरा अविश्वास था। उन्हें लगता था कि मदद के नाम पर जो हाथ बढ़ाया जा रहा है वो असल में उनकी तरक्की को रोकने की एक चाल है। तो सवाल ये था कि इस डेडलॉक को तोड़ा कैसे जाए। एक तरफ विकास की जरूरत थी, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की मजबूरी। इस गहरी खाई को भरने के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने लाया गया। एक ऐसा सिद्धांत जिसने आगे चलकर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल दिया। लेकिन पहले यह समझते हैं कि हम बचाने की बात आखिर कर क्या रहे हैं। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल कॉमन्स का। अब आप सोचिए, जो हवा हम सब सांस में लेते हैं, जो विशाल महासागर हैं, या फिर अंतरिक्ष, इन पर किसका हक है? किसी एक देश का? नहीं, ये किसी एक की जागीर नहीं है। ये हम सबकी, पूरी इंसानियत की साझी विरासत है। इसे समझने के लिए एक कम्युनिटी पार्क का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक पार्क है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है उसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी सबकी है ना? बिल्कुल। पर एक मिनट रुकिए, उस इंसान की जिम्मेदारी क्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो पिछले 100 साल से रोज उसमें कचरा फैलाता आया है, बजाय उसके जो अभी अभी उस पार्क में आया है? बस यहीं से असली बहस शुरू होती है। और जब हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं तो हमारा ये पार्क बहुत बहुत बड़ा है। इसमें वो वायुमंडल है जिससे हमारी सांसें चलती हैं, बर्फ की चादर ओढ़े अंटार्कटिका है, समंदर की अथाह गहराइयां हैं, और हां, यहां तक कि हमारा बाहरी अंतरिक्ष भी। इन पर कोई भी एक देश अपना कब्जा नहीं जमा सकता। इन्हें बचाने का बस एक ही रास्ता है, सबको मिलकर काम करना होगा। और इसी बहस के बीच से वो रेवोल्यूशनरी आइडिया निकला जिसका जिक्र मैंने किया था। वो था
कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां। मतलब बहुत सिंपल है, हाँ ये धरती हम सबका साझा घर है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। लेकिन जिन देशों ने इसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने इस घर की दीवारों में ज्यादा छेद किए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। उन्हें इसे ठीक करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, इससे बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई। 1992 की रियो डिक्लेरेशन में दुनिया भर के देशों ने इस सिद्धांत पर अपनी मुहर लगाई। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की बुनियाद रखी। ठीक है, तो कागज पर तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि क्या इसे असल दुनिया में लागू किया जा सकता है? इसका पहला बड़ा टेस्ट, पहली बड़ी परीक्षा थी क्योटो प्रोटोकॉल। तो 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल और इसने इसी सिद्धांत को एक्शन में बदला। इसने अमीर औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी टारगेट लगाए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को इन टारगेट से छूट दी गई। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? तो इस छूट के पीछे का तर्क समझिए। इसके दो बड़े कारण थे। पहला, पर कैपिटा एमिशन यानी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। आज भी एक औसत अमेरिकी या यूरोपियन नागरिक एक औसत भारतीय नागरिक से कई गुना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। और दूसरा कारण था हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आज हमारे वायुमंडल में जो एक्स्ट्रा कार्बन जमा है वो पिछले 200 सालों में हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से है। और ये डेवलपमेंट किया किसने? मुख्य रूप से आज के अमीर देशों ने। और भारत का स्टैंड इस मामले में हमेशा से बहुत क्लियर और मजबूत रहा है। भारत कहता है, हाँ, हम मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है और हम इसके समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन हम उस समस्या को ठीक करने के लिए अपने विकास की बलि नहीं चढ़ा सकते, जिसकी शुरुआत हमने नहीं की। हमारी पहली प्राथमिकता हमारे करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत कुछ कर नहीं रहा। एक तरफ जहां भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपने हक की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्लीन फ्यूल पॉलिसी हो, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना हो। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स में से एक चला रहा है। ये इस बात का सबूत है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन रुकिए, पर्यावरण की कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और सरकारी पॉलिसियों की नहीं है। असली कहानी, असली लड़ाई तो जमीन पर लड़ी जा रही है, आम लोगों के द्वारा, वहां के समुदायों के द्वारा। चलिए अब थोड़ा फोकस बदलते हैं और उन जमीनी आंदोलनों की बात करते हैं, क्योंकि असली बदलाव की उम्मीद तो अक्सर वहीं से जगती है। और यहां आकर हमें सोच का एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जरा सोचिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? ग्लोबल नॉर्थ में अक्सर लोगों के दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर आती है जहां कोई इंसान ना हो, एक वाइल्डरनेस जिसे इंसानों से बचाने की जरूरत है। लेकिन ग्लोबल साउथ में, खासकर भारत जैसे देशों में, जंगल कभी खाली नहीं थे। ये हमेशा से आबाद रहे हैं। यहाँ समुदाय रहते आए हैं जिनकी पूरी जिंदगी, पूरी संस्कृति ही जंगल पर टिकी है। और ये जो दूसरा वाला नजरिया है, वो इस तस्वीर में कितनी खूबसूरती से नजर आता है। ये भारत के सेक्रेड ग्रूव्स यानी पवित्र उपवनों की परंपरा है। सदियों से ये जंगल बचे हुए हैं, किसी सरकारी कानून की वजह से नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की आस्था और संस्कृति की वजह से। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान हमेशा प्रकृति का दुश्मन नहीं होता, वो उसका सबसे बड़ा रक्षक भी हो सकता है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। क्या ये दुनिया, जो इतिहास, दौलत और अपनी अपनी प्राथमिकताओं में इतनी बुरी तरह बटी हुई है, क्या वो अपने इस एक साझा घर, इस धरती को बचाने के लिए कभी एक हो पाएगी? ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये हम सबके वजूद का सवाल है। और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही लिखना होगा।